हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूपी टीजीटी और पीजीटी 2022 के एग्जाम के संदर्भ में। और आज से हमने स्पेशल क्लास की शुरुआत की है, जिसमें पहले वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास की अभी तक की नवीनतम पुस्तकें कौन कौन सी रही। तो इसकी शुरुआत हम ताशी से करेंगे और आखिर में देखेंगे कि सबसे नवीनतम हिंदी साहित्य इतिहास की पुस्तक कौन सी है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप सभी का रिवीजन भी होगा और कुछ नई और व्यवस्थित जानकारी भी मिलेगी। तो उम्मीद है कि आखिर तक इस वीडियो लेक्चर को आप लोग देखेंगे और एकदम आत्मीय लगाव के साथ देखेंगे और इस दृढ़ संकल्प के साथ देखेंगे कि हमें यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा में सफल होना है। तो चलते हैं, बात करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास के ग्रंथों के ऊपर। तो सबसे पहला जो साहित्य इतिहास ग्रंथ है, जिसका प्रकाशन 1839 ईस्वी में हुआ था और इसका दूसरा भाग प्रकाशित हुआ 1847 ईस्वी में। मैं बात कर रहा हूँ इस्तवार दला लिलिउत्तर ऐंदोई हिंदुस्तानी, जिसके कि इतिहासकार या लेखक गारसद तासीर हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने जो नाम दिया है इस्तवार दला लिलिउत्तर ऐंदोई हिंदुस्तानी, इसमें ऐंदोई के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि हिंदी शब्द के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। हिंदुस्तानी के लिए इन्होंने हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है, जो कि उर्दू के लिए है। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि गारसद तासी हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के जानकार तो थे, लेकिन इनका झुकाव उर्दू भाषा की तरफ था। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि उर्दू के पक्षपाती कौन थे, तो वहां पर गारसद तासी को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर इस्तवार दलाल लिलिउत्तर ऐंदोई हिंदुस्तानी ग्रंथ की बात करें तो ये कुल 3 भागों में विभक्त है, जिसमें कि इसके 2 भाग 1839-1847 में प्रकाशित हुए और इसका द्वितीय संस्करण ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो ये कुछ फैक्चुअल जानकारियां हैं गारसद तासी के साहित्य इतिहास ग्रंथ के बारे में। कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, उन पर भी हम नजर डालें तो हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ इस्तवार दला लिलिउत्तर ऐंदोई हिंदुस्तानी को माना जाता है। ये हिंदी भाषा में न लिखकर फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। और इसमें गारसद तासी ने अंग्रेजी के वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है, यानी कि ABCD जिस तरीके से अल्फाबेटिकली होता है उस हिसाब से कवियों का एक जगह कलेक्शन किया गया है वर्ण अनुक्रम के अनुसार। इस ग्रंथ में कुल 738 कवियों को शामिल किया गया है, जिसमें हिंदी के 72 और उर्दू के 666 कवि शामिल हैं। तो इस तरीके से अब एकदम से क्लियर हो गया होगा कि 738 कवियों में से सिर्फ 72 कवि ही हिंदी के शामिल रहे हैं इस ग्रंथ के अंतर्गत और 666 कवि उर्दू के रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि गारसद तासी जो कि उर्दू के पक्षपाती थे। बाद में इस ग्रंथ का कुछ विद्वानों ने जाकर अनुवाद किया, यानी कि सन 1952 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया और उसका नाम है हिंदुई साहित्य का इतिहास। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस तरीके से पहली पुस्तक है, तो इस पे जानकारी रखना काफी जरूरी है और बहुत सारी ऐसी फैक्चुअल जानकारियां हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आप अपने दिमाग में बैठा लिए होंगे कि 1839 में इसका प्रकाशन हुआ था, फिर इसका दूसरा भाग 1847 में आया और इसका दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में आया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी ग्रंथ का पूरा नाम आपके दिमाग में आ गया होगा, कितने भागों में है ये भी समझ में आ गया होगा। तासी किस भाषा के पक्षपाती थे और तासी के ग्रंथ की क्या खास विशेषता रही है उससे भली भांति आप परिचित हो गए होंगे। अगले इतिहास ग्रंथ के बारे में बातचीत करें तो उसका नाम है तजाकिरा ई सुवराई हिंदी, जिसका प्रकाशन 1848 ईस्वी में हुआ था। इसके लेखक थे मौलवी करीमुद्दीन। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, हालांकि ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन चकमा देने के लिए कई बार परीक्षाओं में ये भी आ जाता है। अगर तजकिरा ई सुवराई हिंदी की बात करें तो इसमें कुल 1004 कवियों को शामिल किया गया है, जिसमें से 62 कवि हिंदी के हैं। इस ग्रंथ में मौलवी करमुद्दीन ने पहली बार कालक्रम का ध्यान रखा है। ठीक है, तो काल विभाजन नहीं बल्कि कालक्रम को इन्होंने ध्यान में रखा है। तो तजाकिरा ए शुअराई हिंदी के बारे में आपने देख लिया होगा।
कि कब प्रकाशित हुआ, इसके लेखक कौन है और इसकी खास विशेषता क्या है। इसके बाद नाम आता है भाषा काव्य संग्रह का, जिसका प्रकाशन सन 1873 ईस्वी में हुआ, जिसके लेखक महेश दत्त शुक्ल थे। यानी कि यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पहले भी हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखने का प्रयास महेश दत्त शुक्ल नाम के विद्वान ने की थी। भाषा काव्य संग्रह हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ कहा जाता है। ये फैक्चुअल तरीके से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछ लिया जाए कि हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो उसका नाम है भाषा काव्य संग्रह, जो कि सन 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। महेश दत्त शुक्ल इसके लेखक रहे। इसका प्रकाशन नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ था। तो हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि नवल किशोर प्रेस कहाँ पर स्थित है, तो सही जवाब होगा लखनऊ। अगले साहित्य इतिहास ग्रंथ के बारे में बातचीत करें तो अगला इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, जिसके लेखक हैं शिव सिंह सेंगर, जिसका प्रकाशन सन 1883 ईस्वी में हुआ था और हिंदी भाषा में लिखित ये दूसरा साहित्य इतिहास ग्रंथ कहा जा सकता है। पहले के बारे में हमने चर्चा कर ली थी, ये दूसरा साहित्य इतिहास ग्रंथ है जो कि हिंदी भाषा में लिखा गया है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से लिखा, एक तरीके से अपने को इससे जोड़कर उन्होंने लिखा है। ये चाहते तो हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिख सकते थे, इसका टॉपिक नाम दे सकते थे, लेकिन जिस तरीके से न्यूटन के 3 नियम आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, ठीक वैसे ही उसने जब अपने नियमों का नाम अपने खुद नाम पर दिया था, ठीक उसी से जुड़ा हुआ कुछ यहाँ पर भी है कि शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से पुस्तक लिखी, जो कि 1883 में प्रकाशित हुआ और ये हिंदी भाषा में लिखित दूसरा साहित्य इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ में कुल 1000 कवियों यानी भाषा कवियों का जीवन चरित्र इसमें शामिल किया गया है। इसमें एक नई बात यह है कि कवियों की कविताओं के उदाहरण के साथ इसमें प्रस्तुति की गई है। तो शिव सिंह सरोज के बारे में ये कुछ फैक्चुअल जानकारियां थी। आगे बात करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट इतिहास ग्रंथ है, जिसका नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसके लेखक हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जिसका प्रकाशन सन 1888 ईस्वी में हुआ था। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के कुछ फैक्चुअल तथ्यों पर हम बातचीत करें तो सन 1800 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में यह प्रकाशित हुआ था और कई विद्वानों ने इसे सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना है। ग्रियर्सन ने अपने इस ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। सन 1957 ईस्वी में डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया है। तो आपने देखा कि पहला जो अनुवाद हुआ था वो ताशी के ग्रंथ का हुआ था, जो कि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था सन 1952 ईस्वी में, और यहाँ पर 1957 ईस्वी में दूसरे इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किया, यानी कि ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का वो थे किशोरी लाल गुप्त, जिन्होंने कि 1957 में किया था। तो दोनों को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये दोनों पूछे जा चुके हैं कि फला फला इतिहास ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किसने किया। आगे बात करते हैं द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर के अगले फैक्चुअल पॉइंट पर। तो किसी हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ में पहली बार कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया गया। तो सामान्य सीधे अर्थ में बोलें तो इसमें काल विभाजन का प्रयास सबसे पहले ग्रियर्सन ने किया था, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर काल विभाजन को ध्यान में रखें तो ग्रियर्सन ने कुल 11 काल खंडों में काल विभाजन किया और पहली बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे अलग किया। तो काफी काम ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ के माध्यम से किया था, जो कि एक सिविल सर्वेंट अधिकारी के रूप में यहाँ पर नियुक्त हुए थे, लेकिन इन्होंने सन 1888 ईस्वी में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखकर हिंदी साहित्यिक इतिहास लेखन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और प्राय परीक्षाओं में इस ग्रंथ से सवाल पूछे जाते रहे। अगले इतिहास ग्रंथ के बारे में बातचीत करें तो हिंदी कोविद रत्नमाला, जिसके लेखक हैं श्याम सुंदर दास, जिसका प्रकाशन सन 1909 ईस्वी में हुआ। यह ग्रंथ 2 भागों में है। पहला भाग सन 1909 में प्रकाशित हुआ और दूसरा भाग सन 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके अलावा श्याम सुंदर दास ने सन 1924 ईस्वी में हिंदी भाषा का विकास और सन 1930 ईस्वी में हिंदी भाषा और साहित्य नाम से इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। तो इनको हमने
सोचा कि एक ही साथ कोरिलेट करके कनेक्ट करके यहाँ पर रख दिया जाए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। जो भी रेड पेन से यहाँ पर सन इंगित किया गया है, एक तरीके से वो आपके कालक्रम को ध्यान में रखते हुए रखा गया कि अगर इन इतिहास ग्रंथों को आने वाली परीक्षाओं में अगर कालक्रम के दृष्टिकोण से आप सभी को बताना हो तो आप बिल्कुल 1839 से शुरू करके आखिर तक के इतिहास ग्रंथों को अपने दिमाग में रख सकते हैं। कुछ ऐसे इतिहास ग्रंथ आएंगे इसमें और इतिहासकार आएंगे जिनकी की एक से अधिक किताबें हैं, तो उनको हमने एक ही जगह रख दिया है। तो हिंदी कोविद रत्नमाला, जिसका आगे हम एक लिंक बताएंगे जो कि आपको समझ में आ जाएगा कि इस इतिहास ग्रंथ का कितना अहम रोल रहा है। ठीक है, तो 1909 ईस्वी में हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास ने लिखा था। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ आता है इतिहास ग्रंथ लेखन की परंपरा में, तो उसका नाम है मिश्र बंधु विनोद, जिसके लेखक हैं मिश्र बंधु। ठीक वैसे ही जैसे शिव सिंह सरोज नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा गया था, वैसे ही मिश्र बंधुओं ने मिलकर मिश्र बंधु विनोद नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसका प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में हुआ। अगर मिश्र बंधु विनोद के कुछ स्मरणीय तथ्यों पर बातचीत करें तो मिश्र बंधु विनोद कुल 4 भागों में विभक्त है। इसके प्रथम 3 भागों का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में हुआ था और चौथे भाग का प्रकाशन सन 1934 ईस्वी में हुआ था। तो ये दोनों पॉइंट अलग अलग तरीके से परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि पूछा जाए कि मिश्र बंधु विनोद के प्रथम भागों का प्रकाशन किस सन में हुआ, सन 1913 ईस्वी में, और चौथे भाग का प्रकाशन कब हुआ, सन 1934 ईस्वी में। मिश्र बंधु विनोद में कुल 4591 कवियों की जीवन वृत्त का वर्णन है। कई बार इसको मोटे मोटे 5000 कवियों का जीवन वर्णित मान लिया जाता है। इसमें कवियों की 4 श्रेणियां बनाई गई हैं जो कि फैक्चुअल तरीके से इंपॉर्टेंट है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मिश्र बंधुओं में कौन कौन से तीनों भाई थे, तो उनका नाम हम यहाँ पर इंडिकेट कर दे रहे हैं। ये प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। मिश्र बंधुओं में पहला नाम है गणेश बिहारी, दूसरा नाम है श्याम बिहारी, तीसरा नाम है सुखदेव बिहारी मिश्र, और आपको कंफ्यूज करने के लिए एक नाम जोड़ दिया जाता है कृष्ण बिहारी मिश्र। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट इत्यादि सॉल्व किया होगा तो जरूर इस नाम को आपने देखा होगा, जो कि मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं होते। तो अब आपको मिश्र बंधु विनोद से जो भी फैक्चुअल जानकारियां रही होंगी कि सन 1913 में प्रकाशित हुआ, तीनों बंधुओं का क्या नाम था, और जो भी स्मरणीय तथ्यों के बारे में मैंने बातचीत किया वो आपके दिमाग में बैठ गया होगा। आगे बात करते हैं कि सन 1917 ईस्वी में कविता कौमुदी नाम से राम नरेश त्रिपाठी ने बुक लिखी। सन 1923 ईस्वी में हिंदी साहित्य विमर्श पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने लिखा, और सन 1923 ईस्वी में ब्रज माधुरी सार नाम से वियोगी हरि ने इतिहास ग्रंथ लिखा है। तो ऊपर के आप देखेंगे कि जिसके बारे में मैं बातचीत कर रहा था कि पहला था हिंदी कोविद रत्नमाला जो कि श्याम सुंदर दास द्वारा था, ठीक है, और पहला नाम हो गया, दूसरा नाम हो गया कविता कौमुदी, और तीसरा नाम है ब्रज माधुरी सार। इन तीनों किताबों का उल्लेख, बल्कि एक और मैं जोड़ लेता हूं, मिश्र बंधु विनोद, इन 4 किताबों का उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ लेखन में किया है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ किन पुस्तकों को आधार बनाकर लिखा है, तो उसमें नाम आएगा हिंदी कोविद रत्नमाला, कविता कौमुदी, ब्रज माधुरी सार और मिश्र बंधु विनोद। तो ये जो मैं फैक्चुअल जानकारी आप सभी को बता रहा हूं, उम्मीद है कि पूरी आत्मीयता के साथ आप लोगों ने ग्रहण किया होगा। काफी मेहनत करके मैंने इस नोट्स को बनाया है और यही कोशिश की है कि इस पूरे एक वीडियो लेक्चर में आपको हिंदी साहित्य इतिहास लेखन से संबंधित पूरी जानकारी हो जाए। और यहाँ पर मैंने को रिलेट करने की कोशिश की है कि अगर हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित किसी भी तरीके का सवाल पूछा जाए तो ऊपर की जो किताबें लिखी गई थी, ऐसा नहीं है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन किताबों का अध्ययन नहीं किए थे, डायरेक्ट वो अपना खुद लिखना शुरू किए थे। उन्होंने कहीं ना कहीं हिंदी कोविद रत्नमाला, मिश्र बंधु विनोद, कविता कौमुदी और ब्रज माधुरी सार नाम की किताबों का उल्लेख अपने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ में किया है, तो बिल्कुल इसको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं सन 1929 ईस्वी, जो कि ऐसा इतिहास ग्रंथ लिखा गया जिसे मील का पत्थर कहा जाता है, और यहाँ तक कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा कि अगर कोई भी हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखेगा तो आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ से टकराए बिना वो इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा जा सकता है। तो ये मील का पत्थर है जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास
आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक हैं। सन 1929 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। इससे जुड़ी हुई कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्चुअल जानकारियां हैं जिसको आपको एकाग्र होकर सुनना है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में इसका स्थान सर्वोच्च है, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास का। यह विधेयवादी पद्धति पर आधारित है, वही विधेयवादी पद्धति जिसके जन्मदाता तेन को माना जाता है। साथ ही ये इतिहास ग्रंथ विकासवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी अपनाया है इसमें, ठीक है। ये इतिहास ग्रंथ मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में पहले प्रकाशित हुआ। इसके बाद सन 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ। इसके बाद इसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से पड़ा और फिर प्रकाशित हुआ। तो यहाँ पर कई चीजें आपके दिमाग में तो आ गई होंगी कि ये सर्वोच्च इतिहास के रूप में जाना जाता है हिंदी साहित्य में, और ये विधेयवादी पद्धति पर है, विकासवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया गया है। इसका प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा हुआ है, ठीक है। और हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में पहली बार प्रकाशित हुआ। फिर 1929 में ये हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था, जो कि एक बार यूपीजीडीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद इसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास पड़ा, जिसको कि आप जानते हैं। आगे बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास में कुल 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसमें 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटकर लिखा है। तो ये भी फैक्चुअल जानकारी है। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधुओं के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह कहा है। तो एक बार ये भी सवाल पूछा जा चुका है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने पूर्ववर्ती इतिहास ग्रंथों को क्या कहा था, तो उसका नाम है कवि वृत्त संग्रह। तो उम्मीद है कि इस छोटे से वीडियो लेक्चर में आप सभी को तमाम इतिहास ग्रंथों के बारे में अच्छे से पता चल रहा होगा। आगे बात करते हैं अगले इतिहास ग्रंथ के बारे में, जिसका प्रकाशन सन 1930 ईस्वी में हुआ, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, जिसके लेखक हैं सूर्यकांत शास्त्री। ध्यान में रखने वाली बात है कि ये सूर्यकांत शास्त्री हैं, न कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में दोनों का नाम ऑप्शन में रहता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 ईस्वी में लिखा सूर्यकांत शास्त्री ने। इसके बाद सन 1931 ईस्वी में इतिहास ग्रंथ लिखा गया, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके लेखक हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल। रसाल इनकी उपाधि है, तो इसका भी सवाल बन जाता है इस पे कि रसाल का पूरा नाम क्या है। और सन 1934 ईस्वी में आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके लेखक हैं कृष्ण शंकर शुक्ल। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में महेश दत्त शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल और कृष्ण शंकर शुक्ल, ये तीसरा ऐसा नाम यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि जिसका कि अहम रोल रहा है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1934 में कृष्ण शंकर शुक्ल ने लिखा। 1938 ईस्वी में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा ने लिखा। इससे भी संबंधित बहुत ही फैक्चुअल जानकारियां हैं जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इस इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक, यानी कि 1000 वर्षों की अवधि को रखा गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो संधि काल से लेकर भक्ति काल तक के ही कालखंड को इसमें शामिल किया गया है। इस ग्रंथ को, यानी कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ को कुल 7 प्रकरणों में बांटा गया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं, इनको हिंदी का पहला कवि माना है। यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से माना है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो उन्होंने 993 ईस्वी से इसको स्वीकृति प्रदान की है, यानी कि 300 साल ये आगे जाकर मानते हैं। लेकिन जो राम कुमार वर्मा है उनका मानना है कि इतिहास हिंदी साहित्य का प्रारंभ 693 ईस्वी से माना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने अपभ्रंश के पहले कवि स्वयंभू को वहां से जोड़कर देखा है। तो ये भी इतिहास ग्रंथ परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछे जाते रहे, आपके दिमाग में ये सारी फैक्चुअल जानकारियां बैठ गई होंगी। आगे बात करते हैं। सन 1939 ईस्वी में मॉडर्न हिंदी लिटरेचर नाम से इंद्रनाथ मदान ने इतिहास ग्रंथ लिखा। 1940 ईस्वी में हिंदी साहित्य की भूमिका नाम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इतिहास ग्रंथ लिखा, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ग्रंथों के माध्यम से परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की है।
तो ये पॉइंट आपको अपने दिमाग में रखना है। इसके अलावा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के 2 इतिहास ग्रंथ और इम्पोर्टेंट हैं जो कि 1952 ईस्वी में ही प्रकाशित हुए हैं। उनका नाम है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो इनको भी आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान रखना है। अगले इतिहास ग्रंथ के बारे में बात करें तो सन 1941 ईस्वी में आधुनिक हिंदी साहित्य नाम से लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इतिहास ग्रंथ लिखा। ये वही लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय हैं जिन्होंने कि सन 1952 ईस्वी में ताशी के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किया था। ठीक है, बाद में इन्होंने खुद एक इतिहास ग्रंथ लिखा जिसका नाम है आधुनिक हिंदी साहित्य। सन 1941 ईस्वी में ही खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा व्रज रत्न दास ने। तो यहाँ पर देखिए, अभी तक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा था, लेकिन व्रज रत्न दास ने खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो थोड़ा सा ये यूनिक नाम है, तो कई बार यूनिक नाम परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसलिए जरूर ध्यान में रखिए कि खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास व्रज रत्न दास ने लिखा है। अगले इतिहास ग्रंथ के बारे में बातचीत करें तो सन 1944 ईस्वी में हिंदी काव्य धारा नाम से राहुल साकृत्यायन ने लिखा है, जिसमें कि उन्होंने जो सिद्धों पर बातचीत किया है, नाथों पर बातचीत किया है, इसी इतिहास ग्रंथ में वे सब तथ्य मिलते हैं। आगे बात करें, सन 1945 ईस्वी में हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नाम से नंदुलारे वाजपेयी ने इतिहास ग्रंथ लिखा। इसके अलावा इन्होंने सन 1950 ईस्वी में आधुनिक हिंदी साहित्य नाम से एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। सन 1945 ईस्वी में हिंदी वीर काव्य नाम से टीकम सिंह तोमर ने लिखा, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि आमतौर पर आदिकाल को वीरगाथा काल इत्यादि नाम से प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल से जुड़ जाते हैं, लेकिन हिंदी वीर काव्य नाम से टीकम सिंह तोमर ने लिखा। 1952 ईस्वी में राजस्थानी पिंगल साहित्य नाम से मोतीलाल मेनारिया ने इतिहास ग्रंथ लिखा है, जो कि आरपीएससी से जुड़े हुए तैयारी करने वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। सन 1960 ईस्वी में साहित्य का इतिहास दर्शन नाम से पुस्तक लिखा नलिन विलोचन शर्मा ने, जिसमें साहित्य का इतिहास दर्शन एक नई दृष्टिकोण से साहित्य का इतिहास कैसे लिखा जा सकता है, उसका कैसे मूल्यांकन किया जा सकता है, नलिन विलोचन शर्मा ने एक नए दृष्टिकोण से लिखने का प्रयास किया, जिसका प्रकाशन सन 1960 ईस्वी में हुआ था। ये फैक्ट आपको बहुत कम किताबों में मिलेगा, मैंने काफी सर्च करके इसको यहाँ पर रखा है। आगे बात करते हैं, सन 1965 ईस्वी में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। आप देख रहे हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास नॉर्मल नाम हो गया, लेकिन यहाँ पर वैज्ञानिक शब्द जुड़ा हुआ है जो कि इसके यूनिकनेस को बता रहा है, जिसके लेखक हैं गणपति चंद्रगुप्त। परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा, गणपति चंद्रगुप्त, जिसका प्रकाशन सन 1965 ईस्वी में हुआ था। सन 1973 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जो कि संपादित है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा। कई बार बच्चे पूछते हैं कि जब आप मूल किताबों की चर्चा करते हैं तो नगेंद्र की किताब का नाम क्यों नहीं लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जितने भी ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन किताबें आपको मार्केट में मिलती हैं जो पॉपुलर टाइप की होती हैं, उनका बेस ज्यादातर नगेंद्र और हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का रहता है। तो इसलिए इस बुक को आप अगर अपने पास रखे हो तो जरूर पढ़िए। ये संपादित बुक है, ठीक है, ये मौलिक इतिहास ग्रंथ के रूप में नहीं है, बल्कि इसमें अलग अलग लोगों ने जो अलग अलग कालखंडों के विशेषज्ञ तौर पर रहे हैं उन्होंने आर्टिकल्स को लिखा है। फिर भी हमें याद करने की जरूरत है कि सन 1973 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि संपादित है नगेंद्र ने लिखा। एक दो बार तो परीक्षाओं में ये भी पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ नहीं है तो नगेंद्र का नाम उसमें रहा है कि इन्होंने लिखा है कि नहीं लिखा। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि नगेंद्र ने कोई हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है, बल्कि उन्होंने संपादन किया है, और एक जमाने में संपादकों की भी काफी अहम भूमिका रही है, जिसमें कि नगेंद्र का नाम सबसे ऊपर लिया जा सकता है। आगे बात करते हैं, सन 1978 ईस्वी में आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा। सन 1986 ईस्वी में हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। सन 1996 ईस्वी में हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह ने लिखा। इसके पहले हमने बताया कि सन 1978 ईस्वी में इन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से बुक लिखा था, लेकिन बाद में इनके दिमाग में आया कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा जा सकता है और इसी नाम से उन्होंने लिखा, लेकिन इन्होंने अपनी भूमिका में स्वीकार कर लिया
के बिना आचार्य रामचंद्र शुक्ल के टकराए कोई भी इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा जा सकता है। अगले इतिहास ग्रंथ के बारे में बातचीत करें तो उसका नाम है हिंदी साहित्य का सही इतिहास। आपको बहुत कम किताबों में ये फैक्ट मिलेगा यहाँ पर कि हिंदी साहित्य का सही इतिहास किसने लिखा। चंद्रभानु वेदालंकार ने लिखा सन 1997 ईस्वी में। अगर यही ग्रंथ आपको परीक्षा में पूछ लिया जाएगा तो आपके लिए एक बड़ा ही ये नया प्रश्न हो जाएगा कि हमने तमाम इतिहास ग्रंथों को पढ़ा लेकिन हिंदी साहित्य का सही इतिहास किसने लिखा, तो चंद्रभानु वेदालंकार ने लिखा है। आगे बात करते हैं सन 2003 ईस्वी में हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो कि सुमन राज ने लिखा है। और आप देखेंगे कि ये एक तरीके से पहली महिला इतिहासकार इनको कहा जा सकता है जिन्होंने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखकर कंप्लीट करने की कोशिश की है और ये भी इतिहास ग्रंथ परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। आगे बात करते हैं सन 2007 ईस्वी में हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा। सन 2012 में हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास लिखा नीरजा माधव ने। तो इसका मतलब है कि सुमन राजे के बाद ये दूसरी ऐसी महिला हैं जिन्होंने नारीवादी दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखने का प्रयास किया है। आगे बात करें सन 2019 में हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास जो कि संपादित इतिहास के अंतर्गत ही शामिल किया गया है। इसका संपादन नीलाभ ने किया जो कि उपेंद्र नाथ अश्क, आपने पढ़ा होगा उपेंद्र नाथ अश्क को, उनके ये पुत्र थे और इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास जो कि 4 भागों में संपादित किया गया है। और ये इतिहास ग्रंथ महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा द्वारा प्रकाशित है। आपने वर्धा विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा जो कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। वहीं से इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ जो कि 4 भागों में है। तो ये एक तरीके से आपके लिए नई जानकारी हो सकती है। नोट में हमने यहाँ पर एक इतिहास ग्रंथ का नाम लिखा है हिंदी साहित्य का अतीत जो कि 2 भागों में है, भाग 1 और भाग 2, जिसके लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगर प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से देखें तो किताब में बहुत क्लियर नहीं दिया था, वहां पर लिखा यही था कि श्री कृष्ण अष्टमी सन 2017 व श्री कृष्ण अष्टमी 2022। तो ये बहुत क्लियर नहीं रहा और मुझे पूरी उम्मीद है कि हिंदी साहित्य का इतिहास से इसके प्रकाशन वर्ष से संबंधित सवाल नहीं पूछा जा सकता है क्योंकि क्लियर ही नहीं है कि ये कब प्रकाशित हुआ। श्री कृष्ण अष्टमी 2017, श्री कृष्ण अष्टमी 2022 लिखा हुआ है। तो ये जो 2017 बीत चुका है और 2022 जो चल रहा है इसमें तो ये नहीं लिखा गया है। ये पुराना इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का अतीत, बस याद रखिए कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने कोशिश की कि कुल 34 हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ अभी तक प्रकाशित हुए हैं। उसमें हमने गासद तासी से लेकर नीलाभ तक के इतिहास ग्रंथों और लेखकों के बारे में चर्चा किया और जिन भी इतिहास ग्रंथों की फैक्चुअल जानकारियां आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से उचित लगी उनको हमने विस्तृत रूप में बताने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपका इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से रिवीजन भी हुआ होगा और कई नई जानकारियां मिली होंगी। तो एक बार कमेंट्स कर जरूर बताइए कि आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। और यही मैं कहना चाहूँगा कि ये यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 स्पेशल लेक्चर सीरीज के अंतर्गत पहला वीडियो लेक्चर हमने बनाया है और एक तरीके से ये ट्रेलर के रूप में देखा जा सकता है। अभी आने वाले बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स होंगे जो कि आपके लिए काफ़ी संजीवनी बूटी साबित हो सकते हैं। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।